हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ आयुषी सिंह मैम हैं, जिनका इस बार डिप्टी एसपी के पद पे चयन हुआ है। तो मैम से जानेंगे इनकी प्रीलिम की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, इन्होंने कोचिंग वगैरह अपनी कहाँ से की, टेस्ट सीरीज वगैरह इन्होंने कहाँ से और कैसे लगाई, ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट के मन में डाउट रहता है। मैम, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है। आपने बेसिक टू एडवांस पढ़ाई कहाँ से, किन किन स्कूलों से की है? मैंने अपनी क्लास 12th की जो एजुकेशन है वो केसीएम स्कूल मुरादाबाद से कंप्लीट की है 2016 में। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पॉलिटिकल साइंस किया 2019 में, और 2021 में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और एमए के साथ साथ मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है 2020-21 में। जी। और मैम, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं और क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं जो करेंटली ब्लॉक प्रमुख हैं डिलारी की। मेरा छोटा भाई है जो करेंटली परस्यू कर रहा है एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और मेरे भाई रहते हैं अर्जुन भैया और भाभी और उनके 2 बच्चे। मैम, आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी हैं या नहीं है? नहीं, मेरे पिताजी नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे। पीटी खास करके 14 मई को ही है यूपीपीसीएस का। तो पीटी के लेके आपकी क्या रणनीति वगैरह रहती थी, खास करके लास्ट आखिरी कुछ दिनों की? प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्चुअल यूपीपीसीएस पूछता है, तो उसमें मल्टीपल रिवीजन जो भी आप बेसिक सोर्स कवर कर रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ रेफ़र की, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रेफ़र किया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रेफ़र किया। इसके साथ साथ मैंने इन सब सब्जेक्ट्स को सप्लीमेंट किया था घटना चक्र की बुक्स से। तो अगर आप घटना चक्र की बुक्स को इन बेसिक के बाद अगर 8 से 10 बार मिनिमम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू से मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने घटना चक्र की आय वाली जो बुक आती है वो रेफ़र की थी। उसके अलावा मैंने एक सोर्स ई दृष्टि का रेफ़र किया था। जी। अब मैम, सीसेट वगैरह को लेके आपकी क्या रणनीति रहती थी? क्योंकि सीसेट में काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस बार भी हुआ है कि कुछ सेलेक्टेड लोग भी हैं जिनका सीसेट की वजह से एग्ज़ाम रुका हुआ है। तो सीसेट की आपकी क्या रणनीति रही? सीसेट में मैंने बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया था। उसमें जो कम्युनिकेशन वाले पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने क्या किया था, पीवाईक्यू से ही नोट्स बना लिए थे। पीवाईक्यू में जो भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनको 3-4 पेजेस में नोट डाउन कर लिया था। और क्वेश्चंस के अलावा जो ऑप्शंस भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में दिए हुए थे उनका भी मैंने गूगल करके क्या मीनिंग है इस चीज़ का, कि पैरा लैंग्वेज क्या होता है, कैनेटिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैंने गूगल करके उनके बारे में शॉर्ट नोट्स लिख लिए थे। तो कम्युनिकेशन मैंने यहाँ से कवर कर लिया था। उसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स मैंने मैथ्स के कवर किए थे, जैसे मीन मीडियन मोड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन 2-3 टॉपिक्स को मैंने कवर किया था। हिंदी क्योंकि मेंस में आती है तो थोड़ी बहुत बेसिक वो पढ़ ली थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया अलग से। जी। और मैम, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज में जाने का ख्याल आपको कब से है और कौन मोटिवेशनल फैक्टर रहा आपको सिविल सर्विस में आने का? सिविल सर्विसेज के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर मेरे लिए मेरे फादर रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ये चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊं और एक अधिकारी बनूं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए उन्हीं का ही है। जी। अब मैम, मैं सबसे और जानना चाहूँगा कि आपने कहीं से कोचिंग, इस तैयारी के दौरान कहीं से कोचिंग वगैरह या गाइडेंस वगैरह कहाँ से लिया है? मैंने पूरा मेंस का जो अपना प्रोग्राम है वो रोहित सर से लिया है, टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से, और उन्होंने मुझे पूरा अपना पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया है। मैंने सारे मॉक टेस्ट भी वहीं से ही दिए हैं। जी। अब मैम, मैं मेंस पे आने से पहले ये जानना चाहूँगा, खास करके सोशल मीडिया का दौर है, डिस्ट्रैक्शन काफ़ी है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से आपने अपने आप को कैसे बचाया? मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल कट ऑफ रहती थी सोशल मीडिया से, पर मैं ऑन एंड ऑफ रहती थी। जब एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं कम्प्लीटली अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर देती थी, बट ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ऑफ था। किसी भी चीज़ का यूज़ अगर हम लिमिटेड एक्सटेंड तक करें तो वो इतना ज़्यादा आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर हम एक्सेस कर देते हैं तो वो हार्मफुल हो जाता है। तो खुद पर एक कंट्रोल मुझे लगता है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और मैम, खास करके कुछ नए एस्पिरेंट्स का डाउट रहता है कि शुरुआती दौर में जो पहला कदम होता है, खास करके सिविल सर्विस में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शुरुआती दौर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, बेसिक जिससे जो भी नया एस्पिरेंट इस तैयारी में आए तो उसका पहला कदम जो भी हो वो अच्छे से पढ़े? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है वो मेंस एग्जामिनेशन की स्टेज होती है, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी मेरिट वही डिसाइड करेगा। तो मेंस का बहुत डिटेल्ड सिलेबस कमीशन ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उस सिलेबस को लीजिए और थॉरली उस सिलेबस को देखिए कौन कौन से टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। तो आप बेसिक बुक एनसीईआरटी से, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफ़र करके उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स बना लीजिए। तो और साथ ही साथ आप मेंस के आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग की वजह से उस अगर
कमी रहती है तो लोग बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। जब एक बार आप अपना मेंस कवर कर लेंगे उसके बाद आप कंप्लीटली स्विच कर लीजिए प्रीलिम्स पे। जी, तो मैम मैं मेंस के आंसर राइटिंग पे आना चाहूँगा। खास करके आप बता रहे हैं कि आप टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से जुड़ी रहीं, तो ये मैं जानना चाहूँगा आप कब से जुड़ी हैं और आपने अपने मेंस की आंसर राइटिंग कब से शुरू की? खास करके कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या आंसर राइटिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए, या फिर कुछ सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट हो जाए तब करना चाहिए। तो इसमें कैसे गाइडेंस आपको मिला टेस्ट वर्ल्ड से खास करके? टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से मैं लास्ट 1 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और मुझे लगता है कि हमें जो अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो प्रीलिम से तो काफ़ी पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने अपना मास्टर्स के साथ साथ ही आंसर्स हमेशा लिखती रहती थी। यूपीएससी के PYQ लिख लिए, यूपीपीसीएस की PYQ लिख लिए, तो उस तरीके से मैं अपना हमेशा कोई ना कोई आंसर लिखती रहती थी। तो उससे मुझे प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और प्रीलिम्स के बाद मैंने रोहित सर की टेस्ट सीरीज़ ली टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से, और मतलब वहीं से सारी अपनी प्रैक्टिस की मेंस आंसर राइटिंग की, और बाकी जो भी हेल्प पड़ती थी इन बिटवीन वो सर काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड किया करते थे। जी, और मैम मैं मेंस के खास करके कुछ रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से, हालांकि टेस्ट वर्ल्ड से आपने काफ़ी गाइडेंस ली हुई है, लेकिन सेल्फ स्टडी से कुछ ना कुछ तैयारी आपने की हुई है, तो कुछ रिसोर्सेज के नाम वगैरह हमें बता पाएँ। खास करके कुछ हमारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो गांव देहात में रहते हैं, वो नहीं आ सकते दिल्ली या प्रयागराज कोचिंग वगैरह करने, तो मैं GS1 से शुरू करना चाहूँगा। GS1 में आपने कैसे कहाँ से तैयारी की? तो GS1 का जो सिलेबस है उसमें पहले ज्योग्राफी आता है। तो ज्योग्राफी के लिए 11-12 के NCERTs आर बेस्ट। अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके अलावा सोसाइटी पर अगर हम चाहें तो उसमें क्लास 12th की दो NCERTs की बुक है, वो काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड एक आपका ओवरव्यू कवर करती है। उसको आप सप्लीमेंट कर लीजिए मेंस 365 से, क्योंकि कुछ फैक्चुअल डाटा और जो करंट में चल रहा है वो आपको एड ऑन करना पड़ेगा ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। उसके अलावा अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने विजन IAS के जो छोटे से मॉड्यूल्स आते हैं उनसे कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से हार्डली कभी कोई क्वेश्चन आता है या कभी ऑन एंड ऑफ रहता है, क्योंकि मेरे मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री से। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मैंने NCERT की बुक से कवर की थी, क्लास 12th की एक NCERT आती है। और उसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए मैंने घटना चक्र रेफ़र किया था और राकेश सारस्वत की बुक रेफ़र की थी। नाउ GS2 की पोर्शन की आपने तैयारी कैसे कहाँ से की? अभी GS1 में हिस्ट्री का पोर्शन रह रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से की थी, आर्ट एंड कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया से किया था, और UPSC टॉपर्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो मैंने उनके नोट्स से काफ़ी हेल्प ली थी ताकि डायरेक्टली मतलब मुझे नोट्स मिल जाए और मैं उनमें थोड़ा अपना कंटेंट सप्लीमेंट कर लूँ। GS2 की अगर बात करें तो GS2 में मेजरली कवर करता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्योंकि मेरा BA और MA पॉलिटिकल साइंस में हुआ है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम पॉलिटिकल साइंस में नहीं थी। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने प्रहार का मॉड्यूल रेफ़र किया था। प्रहार के मॉड्यूल को मैंने सप्लीमेंट किया अगेन UPSC टॉपर्स के नोट से, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने करंट अफेयर्स पे पूरा रिलाई किया, और मैंने ORF वेबसाइट से काफ़ी रेफ़र किया था, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट गिवन होता है हर टॉपिक पे। कमिंग टू GS3 में हमारा इकोनॉमिक्स होता है, एनवायरनमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, तो और सिक्योरिटी होता है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो अगेन मैंने प्रहार का मॉड्यूल रेफ़र किया था, और उसके अलावा मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी ओनली IAS प्रहार का डॉक्यूमेंट ही रेफ़र किया था। एनवायरनमेंट मैंने घटना चक्र से कवर की थी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने मेन 365 से कवर किया था। जी, और मैम GS4 का पोर्शन आपने कहाँ से कैसे तैयार किया? GS4 एथिक्स में जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो एग्जाम्पल्स का रहता है, तो मैंने प्राइमरीली ये चीज़ फोकस की कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स मैं कलेक्ट कर लूँ, तो मैंने 2-3 पेजेस में अपने सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए थे। उसके अलावा GS4 बेसिकली मैंने प्रहार के मॉड्यूल से ही रेफ़र किया था, और लेक्सिकन की बुक से मैंने थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स सप्लीमेंट कर लिए थे। प्रहार का मॉड्यूल काफ़ी अच्छा आया होता तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो आप बता रहे हैं कि आपने एथिक्स के लिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह कहीं से कोटेशन वगैरह आपने कलेक्ट किया, अगर कुछ सोर्सेस हमें बता पाएँ, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनके मेंस की वजह से मेंस में अटक रहे हैं वो, और इंटरव्यू कॉल नहीं हो रही उनकी। एग्जाम्पल्स के लिए न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर को अच्छे से देखें तो बहुत सारे ऐसे एम्पैथी, कंपैशन, इन सब चीज़ों के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से रेफ़र किया था। उसके अलावा प्रहार में ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन थे, बाकी रोहित सर ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था उसमें काफ़ी सारे उन्होंने करंट के रेलिवेंट एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए हुए थे, तो इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जी, और मैम मैं यूपी स्पेशल पे आने से पहले सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि निबंध वगैरह की तैयारी आपने कहाँ से कैसे की, ऐसे राइटिंग की? ऐसे के भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो रोहित सर ने मुझे प्रोवाइड किए थे टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ने, मैंने उन्हीं सारे टॉपिक्स पर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे।
तो वहाँ से मैंने ऐसे कवर किया तो था। मैम जैसा कि आपको पता है यूपी से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है, यूपी स्पेशल का 2 सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है। तो अब जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको यूपी स्पेशल कहाँ से तैयार करना चाहिए, खास करके क्योंकि भटकाव काफ़ी है मार्केट में, कंटेंट अवेलेबिलिटी कम है। तो अगर कुछ हमें कंटेंट या स्रोत या यूट्यूब चैनल वगैरह हमें बता पाएँ आप यूपी स्पेशल के लिए। यूपी स्पेशल के लिए मैंने रोहित सर टेस्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल प्रोवाइड उन्होंने किया था उसको रेफ़र किया था। प्लस में आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं राकेश सारस्वत और घटना चक्र की बुक से। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को एक साथ लेकर के चलेंगे तो आपका अच्छा खासा कंटेंट यूपी स्पेशल पे अच्छा बन जाएगा। जी। और मैम मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, खास करके मार्केट में कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है, तो कंटेंट फ़िल्ट्रेशन का काम आपने कैसे किया? क्योंकि होता ये है कि बच्चे जब इस तैयारी में घुसते हैं तो उनके मार्केट में काफ़ी सारी अवेलेबिलिटी मिलती है कंटेंट की और फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह की, मैगज़ीन्स की, तो उसका आपने सही चुनाव कैसे किया? मैंने ज़्यादा इधर-उधर मतलब नहीं भागा और जितनी भी बुक्स मुझे लगा कि हाँ एनसीईआरटीज़ मैंने रेफ़र की, सोसाइटी के लिए अगर 2 एनसीईआरटीज़ हैं तो मुझे लगा ये सफिशिएंट है, मेरा सिलेबस कवर कर रही हैं। उसके अलावा मैंने मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे किया, तो ये समझने के लिए कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है कमीशन पूछता है। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली कि मैं फ़िल्टर आउट कर सकूँ कि मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ़ सोर्सेज़ पे नहीं भागना है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि हमें समझना है कि अगर हम किसी भी एक सोर्स को ही 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो हम बहुत क्लोज़ हो जाएंगे अपने सिलेक्शन के। तो बेटर यही रहेगा कि आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं उस पर आप ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वही आपको सेल थ्रू करवाएगा। हर सोर्स में कुछ ना कुछ अलग नया होता है, तो उतना सब कुछ हमें नहीं करना है। अपना बेस्ट करना है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी सोर्सेज़ पर कॉन्फिडेंस रखिए। जी। और मैम मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, खास करके कि आपके पहले बार में एग्ज़ाम से निकला है, तो काफ़ी बार ये होता है कि बच्चों के मन में भटकाव काफ़ी होता है, मन काफ़ी बार होता है कि पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो मन को अपने आप ने कैसे कंट्रोल रखा, खास करके इस तैयारी के दौरान? कंसंट्रेशन के लिए मेडिटेशन मुझे लगता है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। तो अगर आप रोज़ का 10 से 15 मिनट मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप एक अपने पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकें। उसके अलावा मुझे लगता है कि हमें एक अंदर से मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हमें इस चीज़ को करना है। तो मेरे को लगता था कि मैं कभी भी लो फील करती थी या लगता था कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, तो उस चीज़ में मैं अपने पापा को हमेशा देखती थी कि हाँ उनको चाहते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ, तो अंदर से मुझे वो हिम्मत मिलती थी कि मुझे इस एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाना है। उसके अलावा मेंस के टाइम पर बहुत बार ऐसा होता था कि नहीं होगा, अरे मेरे आंसर अच्छे नहीं लिखे जा रहे हैं। मैं सर के पास हमेशा आती थी, रोहित सर के, कि सर आंसर नहीं अच्छा आ रहा है, नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं। तो वो हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा तो पक्का सिलेक्शन होगा, तुम्हारी कॉपीज़ इतनी अच्छी हैं। तो उन्होंने मुझे इस जर्नी में बहुत मोटिवेट किया, कभी मुझे नीचे गिरने ही नहीं दिया। तो मैं बोलूँगी आप उन लोगों के साथ रहिए जो आप लोगों को मोटिवेट करें। मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्हें हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन होगा। वो हमेशा बोलते थे कि तुम अच्छे से लिख रही हो, अच्छे से कर रही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करें, और ऐसे लोगों के साथ रहो जिनको आप पर भरोसा हो कि आप आगे लाइफ में कुछ कर सकते हो। जी। और मैं फाइनली ये जानना चाहूँगा, आफ्टर रिजल्ट फैमिली और फ्रेंड्स और रोहित सर का जो आप बता रही बार बार जिक्र कर रही हैं, उनका क्या रिएक्शन था आफ्टर सिलेक्शन आपके? जिस दिन रिज़ल्ट आया था मैं रोहित सर के पास ही बैठी थी कि सर रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा है, कितने दिन हो गए हैं। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया सब लोग बहुत खुश थे और सर ने मुझे मिठाई वगैरह खिलाई थी, और मैं घर पे गई। घर पे मेरा बहुत अच्छे से सब लोगों ने वेलकम किया था और बहुत सब खुश थे। मेरी मम्मी की तो आंखों में आंसू ही आ गए थे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन तो बियॉन्ड वर्ड्स है जो उन्होंने किया है इस पूरी जर्नी में। पापा के ना होने के बाद भी उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बाहर पढ़ाया, बेस्ट एजुकेशन हमें दी, कभी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला और हमेशा मजबूती से रहीं। तो उनका तो बहुत बड़ा मेरी इस जर्नी में योगदान है। जी। तो मैम आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एसडीएम के पद पे सिलेक्शन हो, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो